हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हम इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया। दिव्य सर, बहुत सारे टॉपिक हैं आज जो हम आपसे जानेंगे, आपकी जो राय है उसके ऊपर। तो टाइम जो है वेस्ट किए बगैर हम इन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। एस जे शंकर जी ने जो चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी, और ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है चाइना और एस जे शंकर आपस में। ये क्या मामला है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। देखिए सर, रिसेंटली चाइना की और फिलीपींस के कोस्टल एरियाज में झड़प हुई थी और चाइनीज शिप्स जी। ने जो वाटर गन से पानी फेंका था फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर। और वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि चाइना उन सबको भी तंग करता है, उन सबकी भी ज़मीनें, एरियाज को क्लेम करता है। तो जब एस जयशंकर भी रिसेंटली फिलीपींस में थे तो उन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ बेसिकली बयान दिया कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरी कंट्री ऑन दिस प्लेनेट एंड वी आर आल्सो द विक्टिम्स ऑफ इट। और इस तरीके से बात की तो उसके 1.5 दिन बाद चाइना से बयान आ जाता है कि इंडिया हैज नो राइट टू से टू कमेंट ऑन आवर इंटरनल अफेयर्स। भाई, अगर इंडिया के पास राइट नहीं है इंटरनल अफेयर्स का तो तुम्हारे पास भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो बात ये है कि चट भी मेरी पट भी मेरी, तो ये वाला हिसाब किताब अब खत्म हो गया। अब इंडिया आके खोल के खिलता है और फिलीपींस में जाके खड़े होके बोलना। और ये वही फिलीपींस है जिसको बड़ी तादाद में ब्रह्मोस दिए हैं। ये वही फिलीपींस है जिसके साथ अभी नेवी की भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की बातचीत हो रही है, जिस फिलीपींस के साथ तेजस की बातचीत हो रही है। ठीक है, जो आसियान का भी हिस्सा है। ठीक है, और इंडिया और आसियान के बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं। तो ये चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ ना, अब एक और भारत का जो हमायती यहाँ इस खित्ते में मौजूद है, और जो चाइना का भी अब ये समझे कि हरीफ इस खित्ते में भारत को जो है वो एक मिल गया है। अच्छा, जी ये तो हुआ एस जे शंकर जी और चाइना। अब इसराइल के खिलाफ भी कुछ स्टेटमेंट दी है एस जे शंकर जी ने, वो क्या सर? सर, देखें, पिछले 6 महीने से जंग चल रही है हमास के खिलाफ इसराइल की। और अब 80% जो जंग है वो खत्म हो चुकी है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि 80% हमास खत्म हो चुकी है। उनके टनल्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका एमिनेशन और उनके जो अपने कमांडर या लीडरशिप या कार्डर जो था। तो अब दुनिया बोल रही है कि अब तुम जो कर रहे हो ना, वो अब तुम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अब वो बात आ गई है फलस्तीनियन सिविलियंस के ऊपर। अब वो बात हमास तक नहीं रही। तो पूरी दुनिया बोल रही है तो साथ में इंडिया भी बोल रहा है। और इंडिया तो स्टार्टिंग से 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में रहा है। और इंडिया बोल रहा है कि भाई, अब बस कर दो, अब खत्म करो इस कहानी को, अब इस बात को आगे ना बढ़ाओ। और इंडिया ने सीज फायर की बात नहीं की, वैसे दुनिया सीज फायर की बात कर रही है। इंडिया ने बोला खत्म कर दो, ठीक है, डी एंड करो इस चीज को। तो ये बात हुई है। लेकिन सर वही बात है ना, देखें, इसके अंदर 3-4 चीजें। पहली चीज इसके अंदर देखें जो है कि फलस्तीनियों को तो हमेशा से उनका मुल्क दिया गया, पर फलस्तीनियों ने कभी माना ही नहीं। वो बोलते हैं हम पूरे इसराइल पे कब्जा जी। करेंगे। 37 आपका 1998, 1937, 1942, 1948, 1952 था या फिर 57 था, 1965 या 67 था। फिर ऐसे करते 80s में भी हुआ, 92 में भी हुआ है, फिर 2005 में हुआ है। ठीक है, उनको बोला तुम अपना मुल्क ले लो, सुकून से तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। पर उनके अंदर भी तो कीड़ा है ना, नहीं हमें पूरे इसराइल को कब्जाना है। तो जाहिर सी बात है कि अब जिसको कीड़ा है तो उसका कीड़ा तो निकाला जाएगा। दूसरी चीज, अब ये कल मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो की थी इसराइल वाले इस इशू और जयशंकर के स्टेटमेंट पे। पर आज मैंने एक ऐसी वीडियो देखी कि मैं खुद 50-50 डाउट में चला गया कि वाकई में रोक देनी चाहिए या नहीं रोक देनी चाहिए।
अब मसला ये है कि वो वीडियो इतनी ग्राफिक है कि उसको हम यूट्यूब पे लगा नहीं सकते, लेकिन मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, आप उसको देखें, ठीक है। लेकिन वो जी। ग्राफिक वीडियो है तो उसको यूट्यूब पे हम लगा नहीं सकते। तीसरी चीज जो उसके अंदर है सर, डिप्लोमेसी, इसी चीज का तो नाम है। इसराइल के खिलाफ यूएनएससी में वोट भी करता है इंडिया, इसराइल को इंटरनेशनल लेवल पे स्नब करके बोलता है कि तुम अब हद पार कर रहे हो, जंग को रोक देनी चाहिए, ठीक है। टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात करता है, जिसके हक में अब इसराइल नहीं है। 2005 के बाद, 2005 तक इसराइल था हक में, उसके बाद इसराइल ने कहा कोई टू स्टेट सोल्यूशन नहीं। और फिर 1 लाख इंडियन जा भी इसराइल रहे, इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। तो आपस में कोई इनके रिलेशनशिप में कोई दरार तो नहीं आएगी कि वो बोले, इजराइल बोलेगा कि ये मुझे क्यों कह रहे हैं आप लोग? सर देखें, दरार रिलेशनशिप्स में तब आती है ना कि इंडिया आज एक अलग बात करे, 6 महीने बाद दूसरी बात करे। लेकिन इंडिया 1947 से टू स्टेट सोल्यूशन के फेवर में रहा है, ठीक है। उसने कभी टू स्टेट सोल्यूशन का वो दामन छोड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन अपनी जो एक सही बात है, हमास के खिलाफ है इंडिया, लेकिन फलस्तीनियों के फेवर में है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग से 47 से, तो रिलेशनशिप तब खराब नहीं होते, क्योंकि मैंने कहा ना ये 1 लाख फलस्तीनी इंडियन जो भी है तो वो जाएंगे। भारत से, पाकिस्तान से ज्यादा भारत से प्यार करते हैं। जो पीएलओ के लीडर जो थे यासर अराफात, वो भारत को अपना ये समझे कि दूसरा देश, वो ये मानते थे कि भारत मेरा दूसरा देश है। तो बहुत रिलेशनशिप थे फलस्तीन के कम से साथ। कम सर, भारतीयों ने पाकिस्तानियों की तरह 25,000 फलस्तीनियों को मारा तो नहीं है, जनरल जियाउल ने तो वो भी किया, ठीक है। लेकिन बात वही है ना, अब आपको वैसे लोग, एक तो पाकिस्तान में वैसे ही पढ़ने लिखने का रिवाज कम है। 2005 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 2005 में सर ये हुआ था कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत गाजा में जितने भी यहूदी रहते थे, बाय द वे वेस्ट बैंक में अभी भी यहूदी रहते हैं, जो वेस्ट बैंक वाला फलस्तीन है, पर जो गाजा में जो जी। यहूदी थोड़े बहुत जितने भी रहते थे 2005 में, उनको रातों रात उस एग्रीमेंट के तहत निकाला गया गाजा से और इजराइल में सेटल करवाया गया। यहां तक के उन लोगों के खानदानों की जो कब्रें भी थी ना, उन कब्रों को खोद के इजराइल के कब्रिस्तानों में लाया गया, कब्रों को खोद के पूरा गाजा उनके हवाले किया गया। और फिर फलस्तीनियों ने क्या किया, हमास को लाके बिठा दिया। 2005 के आखिर में या 2006 में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में हमास आ गए, उसके बाद से आपको पता ही है कहानी। तो ऐसा पाकिस्तान में सबको यही लगता है कि इजराइल ही गलत है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। इजराइल ने 2005 तक बोला तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास, हमारा मुल्क हमारे पास, लेकिन ये फलस्तीनियों का कीड़ा था कि नहीं, हमें तो पूरा इजराइल पे कब्जा करना है, 2005 तक, ठीक है। लेकिन 2005 के बाद हमास आई, छोटी मोटी झड़पें तो तब भी चलती रही, पर 2007 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था इजराइल में। उसके बाद इजराइल ने कहा कोई टू स्टेट सोल्यूशन नहीं, अब आ जाओ मैदान में। तो आपको देखें, दोनों तरफ देखना है। अब हम अगर जंग की बात करें तो जंग में अब इजराइल ने हद पार कर दी है, ठीक है। अब 6 महीने बाद इजराइल अब गलत है जंग में। लेकिन अगर पूरे हिस्ट्री को उठा के देखें, उस मसले को देखें, मसले को, मेन मसले को, जंग को साइड में रखें, तो उस मसले में तो सर फिर इजराइल सही हुआ ना। सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा यही सर, मसला है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं हम। यूके ने अपनी आर्मी जो है डिप्लॉय की है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये इसकी क्या रीजन है? ये दोबारा से कुछ बड़ा काम होने जा रहा है क्या? खतरा क्या है ऑस्ट्रेलिया को? फिर देखें, रिसेंटली कुछ ऐसी लास्ट 1 हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको मैं एनालाइज तो अभी तक नहीं कर पाया हूँ, उसको समझ नहीं पाया हूँ, पर इतना जरूर समझ गया हूँ कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है या होने वाला है। मैं कुछ चीजें गिनवा देता हूँ, उसके बाद लोग खुद डिसाइड करें, क्योंकि एनालाइज तो मैं भी नहीं कर पाया हूँ अभी तक। आईसिस का अटैक होता है रशिया में। आईसिस का बाप कौन है? सीआई है। वो अटैक करके यूक्रेन की तरफ जाते हैं, यूक्रेन, ठीक है। और रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव के ऊपर हमला करता है और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है, जिसकी वजह से आज की तारीख में यूक्रेन के 10 लाख लोगों के पास ना बिजली है ना गैस है।
इंडिया 10,000 ट्रूप्स LAC पे मूव करता है, हैवी डिप्लॉयमेंट करता है ब्रह्मोस की, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर ब्रह्मोस की। इंडिया 11 सबमरीन्स इंडियन ओशन में डिप्लॉय करता है, लार्जेस्ट सिंस 30 ईयर्स, और अपनी बाकी 8 सबमरीन्स को भी रिजर्व में बोलता है तैयार रहो। एस जयशंकर सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, तीनों चाइना के दुश्मन। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, CIA का एसेट, खालिस्तानियों का बाप। जर्मनी और अमेरिका को बड़ा दर्द है केजरीवाल का बेसिकली, क्योंकि उनकी पिछले कितने, मेरे ख्याल से 19 साल की इन्वेस्टमेंट पानी में डूब रही है। उनको बड़ा दर्द हो रहा है सर। आपने 19 साल में किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हो और आपसे छीन ली जाए तो आपको कितना दर्द होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑकस का पार्ट है, यूके अपनी अचानक से आर्मी और नेवी की डिप्लॉयमेंट कर देता है ऑस्ट्रेलिया में। सर ये इतना छोटा है नहीं जितना छोटा दिख रहा है, और ये सारा एक हफ्ते में हुआ है। इसमें भी अभी 2-3 चीजें में शायद 2-3 चीजें मेरे जहन से शायद निकल रही हैं। ये सारा एक हफ्ते में हुआ है, ये सारा एक हफ्ते में हुआ है, 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर। इतनी ये छोटी बात है नहीं जितनी ये दिख रही है। और हाँ, अब मुझे 2-3 चीजें और याद आ गई। यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आता है, PM मोदी ज़ेलेंस्की और पुतिन से बात करते हैं, दोनों मोदी जी को इनवाइट करते हैं। भूटान का किंग इंडिया आता है 5 दिन के विजिट पे। 5 दिन बहुत बड़े होते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क छोटा है कि बड़ा है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, और एक हेड ऑफ द स्टेट के लिए 5 दिन का विजिट बहुत बड़ी बात होती है। वो आता है और मोदी जी को एक तस्वीर देता है कल्कि की, विष्णु का 10वां अवतार जो कली को मारेगा। अचानक से मोदी जी 2 दिन का टूर करते हैं भूटान का, अरुणाचल से ऊपर स्टेटमेंट आ जाती है चाइना की। ये सारा 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर हुआ है सब कुछ। जी। और किसी और 2-3 चीजें और मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी आज जाके YouTube पे उनकी वीडियो आई है बिल गेट्स की, YouTube उनका मोदी जी का खोलें, ANI न्यूज खोलें, मोदी जी पिछले 3 से 3.5 दिनों से पब्लिक में नहीं थे। वो कोई हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे थे दिल्ली में। ऐसा कभी बहुत कम हुआ है पिछले 10 सालों में कि मोदी जी 2 दिन 3 दिन 3.5 दिन पब्लिक की नजरों में ना आए। नजरों से मेरी मुराद है कि भाई मोदी जी जा रहे हैं इधर, यानी पता ना चले कि क्या कर रहे हैं। हाँ तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज, और ये सारे 7 से 8 दिनों में हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें क्या कॉमन है, एक वेस्ट कॉमन है, एक इंडिया कॉमन है, तीसरा चाइना कॉमन है। अब वैसे जहाँ चाइना और इंडिया है तो मतलब बेसिकली चाइना का मुंह काला हुआ है और वेस्ट का भी है, और इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो बड़ा हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये बात समझ में अभी आ नहीं रही हमारे, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये पता चल जाएगा चंद दिनों के अंदर, कुछ चीज सामने आ जाएगी। जियो पॉलिटिक्स में इतनी सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स एक हफ्ते में हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। जियो पॉलिटिक्स एक बहुत लंबी गेम होती है। जियो पॉलिटिक्स में तो एक छोटी सी चीज को करने के लिए 2-2.5 साल बोलते हैं, 2-2.5 साल आराम से है, छोटे 2-2.5 साल ऐसे बोलते हैं, फिर 2-2.5 हफ्ते है। एक हफ्ते में इतना कुछ हो जाना, ये है ना, वो बहुत बड़े बैठती नहीं है इवेंट हुए, दिमाग में, बहुत सारी दिमाग में ये चीज बैठती नहीं है। चले ये सामने आ जाएगी चीज। हमारे हफ्ते 1.5 हफ्ते हो सकता है, कोई महीने 1.5 महीने के अंदर कोई इस तरह का काम होगा तो वो कड़ियां जब मिलेगी आपस में पता चल जाएगा, अच्छा ये काम इस वजह से हुआ था, अच्छा ये चीज जो हुई थी इस वजह से हुई थी। एक चीज इसके ऊपर फिर मैं आगे चल के बाद में ऐड करूंगा, लेकिन बस अभी एक चीज इतनी बोलूंगा कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है और अगर इंडिया कोई मेजर रोल प्ले कर रहा है तो 6 महीने में भी मुश्किल है कि हमें पता चले, फिर 1-2 साल बाद ही पता चलेगा। अच्छा बाद में पता चलेगा, बिल्कुल सही।
अच्छा, हम अब चाइना के ऊपर ही हैं, तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ पावर कंपनीज हैं और पावर हाउसेज और कुछ कंपनीज जो हैं उनको बंद कर दिया है। तो ये आप कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान चाइना के रिलेशन में कुछ खराबी आ रही है क्या, ये आगे होने जा रहा है? सर जाहिर सी बात है, जो अभी घटना हुई है जिसके अंदर 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं, तो उसके चक्कर में चाइना की पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना है, उन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं पाकिस्तान में, 2000 पाकिस्तानी एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। और साथ में चाइना ने कुछ और अपनी दुकानें और कुछ अपनी दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह भी बंद कर दी हैं ओवर पूरे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि किसी इलाके में। अब जाहिर सी बात है, एक जी। तरीके का ये एक प्रेशर टैक्टिक भी होता है, और जाहिर सी बात है एक चाइना का अपना सिक्योरिटी कंसर्न भी है, रीजन भी है, क्योंकि चाइनीज इंजीनियर पहली दफा तो सर नहीं मरे ना। और आप ये देखें, एक काउंसिल जनरल, एक एम्बेसडर, कितना छोटी चीज है, एम्बेसडर से प्राइम मिनिस्टर जाता है उसकी एम्बेसी। ये तो वो वहां पर ये जाकर बहुत तरले बड़ी मिलते की बात है होंगी कि आपकी मेहरबानी। सर, तल्ले मिलते ही करनी थी तो कम से कम चाइनीज एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुला लेते। अंदर कमरे में क्या हो रहा है वो हमें थोड़ी ना पता है। हमें ये थोड़ी ना पता कि चाइनीज एम्बेसी के अंदर क्या हुआ। क्या पता, एम्बेसडर ने तो 2-3 सुना भी दी होंगी, लेकिन हमें नहीं पता ना। जी। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो एक एम्बेसडर के पास जाता है। ये अब फिर जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। या इज्जत बनानी पड़ती है, इज्जत आपको को मिलती नहीं है, कोई देता नहीं है, आपको बनानी पड़ती है, बिल्कुल, ठीक है। अगर तल्ले देखे, बिल्कुल मुझे सही। पता है तल्ले, सबको पता है तल्ले मिलते क्यों होंगे। वही तल्ले मिलते हैं, चाइनीज एम्बेसडर को पीएमओ बुला के कर लेते हैं ना भाई। अंदर कमरे में क्या हो रहा है वो तो किसी को भी नहीं पता। इवन चाइनीज एम्बेसी में अंदर क्या हुआ किसी को पता है? क्या बातचीत नहीं। हुई, किसने किसको सुनाई, किसने तल्ले मिलते किए नहीं किए, कुछ नहीं पता। लेकिन बाहर खड़े होकर दरवाजे पे तो यही दिखता है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का वो एक एम्बेसडर के वो चल पास के जा रहा है। गया। तो अब ये तो अब काम है, तो फिर क्या हो सकता है। ऐसे और अंदाजा लगता है कि आप पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल, यही जी। बात मैं भी कहना था। इससे अंदाजा लगता है कि हम चाइना के कितने मकरूज हैं। और ये बोलते हैं ना चाइना की दोस्ती, दोस्त ऐसा नहीं करते, मालिक करता है। कोई दोस्ती दोस्ती नहीं। सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा, चाइना से जापान की तरफ बढ़ते हैं। जापान ने अपने जो 16 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को अपग्रेड करने का फैसला किया है, ये क्यों किया है उन्होंने फैसला? सर अच्छा, ये भी एक वही डेवलपमेंट है। अब 7-8 दिन से निकल के 10-11 दिन कर ले, ठीक है। जापान भी चाइना का हम्म। दुश्मन है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है। इन 16 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को देखा तो ये जापान के वो एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स हैं जो या तो ताइवान की तरफ है या जो चाइना की तरफ है। और इसमें से एक जो एयरपोर्ट है वो तो ताइवान से सिर्फ 230 किलोमीटर दूर है, 230 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना करीब है वो। तो आप इस ये वही चीज है, 10 से 11 दिन कर लें, 7 से 8 की जगह 10 से 11 कर लें, बहुत कुछ हो रहा है अभी। ये सही। देखिए, कोई भी चीज आप आइसोलेशन में, अगर बिहाइंड द आप सीन सिर्फ बहुत ऐसे, सारी चीजें चल रही हैं अभी। आप अगर सिर्फ ऐसे देखेंगे ना कि जापान अपग्रेड कर अपने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, डेवलप मुल्क के उनके पोर्ट्स एयरपोर्ट्स पुराने होंगे होंगे, डेवलप कर रहा है। आइसोलेशन में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप पिछले 10-11 दिनों में जितना कुछ हुआ है उस सबको साथ मिला के देखेंगे तो फिर लगेगा बेटा ऐसा तो नहीं है, कुछ और ही चीज हो रही है। यानी यानी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे इवेंट्स भी, इसीलिए कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में किसी भी एक चीज को आइसोलेशन में मत देखो। सही। अच्छा जी, अब ये तो सारे टॉपिक हो गए, अब इंडिया की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत की तरफ। तो अब सारे जो हमारे टॉपिक हैं भारत से रिलेटेड ही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा जो सबमिट किया उसके अंदर बताया गया कि 83% जो इंडिया के अंदर जो जॉबलेस हैं लोग, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं सारे और यंग हैं। तो ये खबर को आप कैसे देखते हैं कि सारे के सारे जो एजुकेटेड है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो बेरोजगार होते हैं वो आपको पता है कि वो अनपढ़ होते हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं होती, लेकिन भारत के अंदर अभी
भी बेरोजगारी है, जितनी भारत तरक्की कर रहा है वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैक्ट्रीज कारखाने लग रहे हैं, बहुत सी बाहर से कंपनीज आ रही हैं। तो ये अब थोड़ा सा बताइएगा कि कब तक ये, आप वैसे तो कहते हैं कि 2030 तक भारत ये सारी जो अपनी चीजें हैं उनके ऊपर काबू पा लेगा, तो ये लेकिन जो डाटा ये आया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, एक बात करने का तरीका होता है, एक लफ्ज से आप पूरे जुमले का मतलब आप चेंज कर देते हैं। 83% जॉबलेस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अनएम्प्लॉयड, एक ये हेडलाइन है। अब मैं आपको दूसरी हेडलाइन देता हूं, 4% अनएम्प्लॉयड इंडियन पॉपुलेशन इज एजुकेटेड। आपको पॉजिटिव ज्यादा कौन सी लग रही है और नेगेटिव ज्यादा कौन सी लग रही है? बाद वाली पॉजिटिव है। अब देखने का नजरिया है ना, कि आप एक गिलास को देखते हैं कि वो भरा हुआ कितना और खाली कितना है। हम बात सर हमारी इधर सोच देखने या या नहीं, इधर इंटरनेशनल। बात इधर देखने की या नजरिए की बात नहीं है। बात मैं इधर ये कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट छापी है विद द हेल्प एंड पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और इन दोनों की ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी ह्यूमन राइट्स नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन दोनों के आप वेबसाइट पे चले जाएं, इनके फंडिंग और इनके पार्टनर्स देख लें। एक बड़ी कल अच्छी बात सोहेल सेठ ने टाइम्स नाउ की समिट में बोली कि क्यों फर्क पड़ता है इंडियंस को कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या छाप रहा है, या वो कौन सी इंडेक्स छाप रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, कोई दूसरा तीसरा मुल्क आपको दे रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? इंडियंस को क्यों फर्क पड़ता है? कारमा चलता है, कारमा जब चलता है तो उसके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं। ये सोहेल सेठ ने कल टीवी पे टाइम्स नाउ की समिट पे बोला है। यही बात हम समझाते हैं कि यही तो इनका काम है, यही तो प्रोपेगेंडा होता है कि हम ऐसी खबर देंगे, फिर ऐसी खबर को फिर ऐसे लोग देखेंगे और लोग देखेंगे तो बातचीत करेंगे तो फिर उनके अंदर कोई ना कोई होगा। अब इसके अंदर क्या है, एजुकेटेड यूथ को, ठीक है, ये भिड़वाना चाहते हैं अनएजुकेटेड यूथ को यूथ के साथ। और जब ये दोनों यूथ भिड़ेंगे कैसे सर? जाहिर सी बात है रोड पे आके आपस में तो नहीं लड़ेंगे ना, ठीक है। एजुकेटेड यूथ गवर्नमेंट को भिड़ेगी, गवर्नमेंट के मथे लगेगी, गवर्नमेंट के मुंह लगेगी। और अभी किस वक्त? इलेक्शन के वक्त। तो ये सारी चीजें सर प्लान्ड होती हैं। मैं कहता हूं एक अच्छी खबर आई थी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से नीति आयोग है और ओआरएफ है, मेरे नीति आयोग का मुझे कंफर्म नहीं है, ओआरएफ जो इंडिया की है, वो अब इंडिया अपनी खुद की रैंकिंग्स निकालेगा पूरी दुनिया की, डेमोक्रेसी के ऊपर, फला के ऊपर, ढमका के ऊपर इंडिया अब अपनी रैंकिंग्स निकालेगा। अब दुनिया को इंडिया बताएगा बेटा तुम्हारी रैंकिंग क्या है। ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। और मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, ये नहीं, बाय द वे 3 रिपोर्ट आई हैं अभी। एक आई है इसकी भी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भी आई है, उसकी रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, ठीक है। एक ये आई है, एक आर्टिकल 24 की रिपोर्ट आई है, मैंने तीनों पढ़ी हैं। उन 2 रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अलहदा फिर बात करूंगा कभी। यार बात बाद में क्या करनी है, मैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी देखें देखें पर देखें देखें लिटरेसी रेट, जी, लिटरेसी रेट अगर ज्यादा है भारत के अंदर, तो उसकी परसेंटेज के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट होनी है ना। अगर लिटरेसी रेट ही इतना है, तकरीबन 80% के करीब, तो मेरा ख्याल होगा भारत का। नहीं सर, बात यह है कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट में जो डेटा और जो फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं वो कहीं पे भी मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूं। भाई तुमने डेटा कहां से उठाया? मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट ही लिया झूठी कहाँ है। से है मसला, तो ये लिया कहाँ से डाटा इन्होंने? आ, अब मैं क्रेडिबल कहीं नीति आयोग से, मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ अफेयर्स है या मिनिस्ट्री कॉमर्स है या दूसरे जो इंडिया के इदारे हैं, मैं कहीं से कुछ चीज को क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूं। और सर मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, आप आपकी उसको खोलें। बात आपकी सही है, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं चीजों को, और कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भी अभी इंडिया के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली थी। अब अच्छा, रिपोर्ट किस चीज की है मैं तो अभी जहन से वो भी निकल चुकी है।
लेकिन मैंने इसको फिर भी सेव करके अपने बुक मार्क में रखा था ताकि मैं दिखा सकूं वीडियो में। इसकी फंडिंग देखें, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आती है, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन, बर्कली यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तीनों ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ और रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। सोलन फाउंडेशन, ये भी जॉर्ज सोरोस की ही है। हेल्वेट फाउंडेशन, ये CIA की है। ये लोगों को क्यों लगता है कि दुनिया इनके बारे में पॉजिटिव रैंकिंग्स देगी? इसमें से कौन सा आपको एक ऐसा इदारा बता दें जो इंडिया के हक में लिखेगा? यूके एड लिखेगा या यूरोपियन यूनियन लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि ये सारे इंडिया के दुश्मन है भाई। और सोहेल सेठ ने बात वही की है, मैंने भी वही बात की है कि भाई ध्यान क्यों दे रहे हो, भाड़ में जाए, जो करते हैं करें। जो रिपोर्ट, मैं कहता हूँ इंडिया को दुनिया की सबसे आखिरी रैंकिंग में, सोमालिया के बाद वाली रैंकिंग, अफगानिस्तान के बाद वाली, क्या फर्क पड़ जाना है? हकीकत बदल जाएगी रैंकिंग से। बहरहाल जी, उनकी सोच तो आपके सामने आ गई, उनकी क्या सोच है देखने तो लगता तो ये है कि वो भारत को अपना मित्र बोलते हैं, अपना सज्जन बोलते हैं, अपना दोस्त बोलते हैं, लेकिन मजबूरी, मुनाफकत है उनके दिल के। मजबूरी, मुनाफकत नहीं, मजबूरी। बिल्कुल। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सर, बताइएगा 5,000 जो इंडियन को कंबोडिया से निकालने की कोशिश कर रही है इंडियन होम मिनिस्ट्री, ये थोड़ा सा बताइएगा कि वो क्यों वहां से निकाला जा रहा, हालात खराब है कंबोडिया के, और क्या कब तक ये लोग जो है उनको निकाल मिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा? नहीं सर, कंबोडिया के हालात खराब नहीं है। ऐसा हुआ कि कंबोडिया की कुछ वहां पर फेक कंपनियां बनाई गई और उन्होंने बोला हमें 5,000 IT के एक्सपर्ट और साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट चाहिए। तो इंडिया वाले तो वैसे इनको बाहर जाने की ज्यादा ही चुल होती है, तो इन्होंने अप्लाई किया, ये पहुंच गए कंबोडिया। ये उधर पहुंचे, उन 5,000 को पकड़ के कहीं पे बंद करके रख दिया। अब उन 5,000 इंडियन से जबरदस्ती वो साइबर क्राइम्स करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। अकाउंट हैक करवाना, बैंक अकाउंट्स को हैक करवाना, या दूसरे साइबर क्राइम्स जितने भी होते हैं वो सारे करवाना, उन 5,000 को। तो इसके अंदर अभी इंडियन एम्बेसी जो कंबोडिया में है और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो होम मिनिस्ट्री है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और उनको निकलवाने की बहुत जल्द कोशिश है और बहुत जल्द निकल जाएंगे वो वहां से बच के। बाय द वे, आपको पता है अभी पिछले 1 या 1.5 हफ्ते पहले एक और इंडियन मरा है अमेरिका में। हाँ, तो ये जो नीचे आके हमें लिखते हैं ना कि अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है, मुझे पता है कितना अच्छा है। सही। अच्छा देव सर, राहुल गांधी जी ने कुछ दावे किए हैं, कुछ सबजबाग दिखाए हैं कि वुमेन को, वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर जो 50% के करीब जो वुमेन्स के लिए रिजर्व सीट रखी जाएंगी। तो इस दावे को आप कैसे देख रहे हैं कि वाकई ऐसे कर पाएंगे, और दावा उन्होंने किया क्यों है, उसकी वजह क्या है? सर बहुत सारी चीजें होती हैं दावों के ऊपर। देखें, इलेक्शन है तो दावे तो सभी करते हैं। देखें, दावों के ऊपर 2-3 चीजें होती है। पहली चीज, क्या दावा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो जिसने वो दावा किया, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उस दावे को पूरा कर सके? 2 चीजें होती हैं दावे करने वाले पे, कि क्या, पहली होती है कि क्या वो दावा पूरा हो भी सकता है, रियलिस्टिक दावा है। और दूसरा होता है कि जिसने वो दावा किया, क्या उसके अंदर इतना हिम्मत, इतना सामर्थ्य, इतना दिमाग, इतनी बुद्धि है कि वो उसके दावे के ऊपर खड़ा उतर सके। इधर दोनों चीजें ही नहीं है। आपने 2 चीजें पूछी हैं, मैं दोनों के ऊपर एक दोनों और को चीज भी प्रूव कर। भाई, एक चीज और भी ऐड कर लें, आया कि वो इस पोजीशन पे पहुंचेंगे भी सही कि जाकर वो दावा पूरा कर सके, यानी वो प्राइम मिनिस्टर एक बनेंगे तो अलग चीज दावा पूरा करेंगे। वो एक अलग चीज होती है सर। यही तो 2 चीजें देखनी होती है। इन 2 चीजों को देख के तो आप फिर चूज करते हो कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सही। पाकिस्तान वाले और हिसाब किताब चले कि नहीं, बस बनाना इमरान खान को है, भले वो जो भी बोलता रहे। तो वो जी। वाला हिसाब किताब थोड़ी ना है। देखिए, पहली चीज उसने बोला कि हम हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। अब एग्जैक्ट नंबर मेरे पास मुझे याद नहीं है, पर एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इंडिया में 1,000 लड़कों पे 1,050 कुछ लड़कियां, चलो 70 करोड़ औरतें हैं, 70 करोड़ महिलाएं, 70 करोड़ वुमेन को आप सालाना 1 लाख रुपए दोगे। मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से,
ठीक है, और उसको फिर 5 साल में कर दो। जी, इतना पैसा दुनिया का लाना भी, कहाँ से? दुनिया का पैसा कम पड़ जाएगा, दुनिया का। हम्म, हम्म, ये हवाई बातें करने वाली। अच्छा, ये पहली चीज के दावा पॉसिबल है कि नहीं है। अब बात आती है दूसरे पे, हम आ जाते हैं उस बंदे के ऊपर जिस लीडर ने ये दावे किए हैं। इस भाई साहब ने एक जगह बोला कि हम 85% रिजर्वेशन ओबीसी, एसटी और एससी को देंगे। 85% रिजर्वेशन अगर आप उनको दे रहे हो, तो आप 50% रिजर्वेशन वुमेन को कैसे दोगे? नहीं दे सकते। तो पता नहीं क्या बातें करता है ये, मेरी समझ से बाहर है। क्यों पैदा हुआ है, धरती पे बोझ है ये बस। खुद भी दावा करके आप दोबारा से बैठ के सोचते हो यार मैंने ये बात की क्यों है? ये इमरान खान उनकी से भी पार्टी के बड़ा लोग भी वाला है। सोचते हो कि यार ये सर, इमरान खान ने चलो एक लो आईक्यू वाली बात की कि मुर्गी देंगे, मुर्गी से अंडा आएगा, अंडे से और मुर्गी होगी, तो चलो गरीबी कम होगी। अब ये गरीबी कम वाला जो दावा है, ये जी बेवकूफाना है, ठीक है। लेकिन इतनी आधी बात तो सच है ना कि मुर्गी से अंडा आता है, ये बात तो सच है। ये जी भाई साहब बोलते हैं कि हम आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो अब ऐसे जी बंदे का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे बंदे को आप छोड़ दें, इसको कहीं जू वू में छोड़ें, इसको कहीं नेशनल पार्क में छोड़ें। इंडिया में वैसे इतने 22-23 नेशनल पार्क हैं, घूमे ये, ऐश करे, अपनी जिंदगी जिए। नहीं, एक पार्क जो बनाया जू, जो अंबानी ने बनाया वो बहुत जबरदस्त है। वहां पर बड़ी अच्छी सेटिंग हो सकती है। नहीं सर, वहां पर थोड़े हाईफाई होते हैं। अच्छा भाई, अगले टॉपिक की तरफ। हमारे जो भाई देखने वाले भाई हमसे नाराज ना हुआ करें, हम तो जरा आपका भी मूड फ्रेश करते हैं, अपना भी करते हैं फ्रेश।